नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली 20 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 48 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 49 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि सवाई राजा जयसिंह ने या सवाई राजा जयसिंह की जो नई राजधानी है वो निम्नलिखित में से कौन थी। ऑप्शन ए था आपका जोधपुर, ऑप्शन बी था जयपुर, ऑप्शन सी था मालवा, ऑप्शन डी था मेवाड़। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जयपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सवाई राजा जो जयसिंह हैं इन्होंने अपनी जो राजधानी है या कह सकते हैं जयपुर जो है इसमें अपनी जो नई राजधानी है वो जो है वो स्थापित की थी। उसके साथ साथ 1722 में इन्होंने एक सूबेदार को आगरा की जिम्मेदारी भी जो है वो दी थी और उसे महत्वपूर्ण प्रांत जो आगरा था उस पर शासन करने के लिए नियुक्त भी इन्होंने ही जो है वो किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। चार ऑप्शन है। पहला है हैदर अली, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है शाह आलम द्वितीय और चौथा है टीपू सुल्तान। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि टीपू सुल्तान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान द्वितीय मैसूर युद्ध जो कि आपका 1782 में जो है वो हुआ था। इसमें जो कोलेसन नदी है उसके तट पर कर्नल जॉन बैथवेट इनको जो है इसने पराजित किया था और उसके साथ साथ इसी के 2 साल बाद 1784 ईस्वी में इसने मैसूर के सुल्तान की उपाधि भी जो है वो ग्रहण की थी। और प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो आपका टीपू सुल्तान जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। भारत में लोकप्रिय ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों के असली संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को, एनी बेसेंट को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को या बाल गंगाधर तिलक को। आपको बताना है कि किसे भारत में लोकप्रिय ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों के असली संस्थापक के रूप में जाना जाता था। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक जो है वो सही हो जाएगा। तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं इन्होंने 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे पहले तो शामिल हुए थे और इन्हें भारत में लोकप्रिय ब्रिटिश विरोधी जो है उसके रूप में या कह सकते हैं लोकप्रिय ब्रिटिश जो आंदोलन थे उनके असली संस्थापक के रूप में जो है इन्हें जाना जाता था और यही आपका देखिए प्रश्न में भी जो है वो पूछा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो की गई थी। काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 का विद्रोह के बाद या बंगाल विभाजन के बाद। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है वो सही हो जाएगा। एक चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हंटर आयोग वो वाला हंटर आयोग नहीं है जो कि एक शिक्षा से संबंधित आया था, तो वो दोनों आपके अलग अलग हैं। ये वाला जो हंटर आयोग है इसकी बात करें तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को 1 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर जो थे उनकी अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन जो है वो किया गया था। उस 8 सदस्यीय जो आयोग का गठन किया गया था इसमें 5 जो है वो अंग्रेज थे और
3 जो है वो भारतीय सदस्य जो है वो शामिल थे। भारतीय सदस्य में 3 कौन थे? चलिए उनका नाम भी आपको बता देते हैं, क्योंकि केवल 3 ही भारतीय थे। तो एक थे सर विमन लाल सीतलवाड़, दूसरे थे साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरे थे जगत नारायण। तो ये 3 जो है वो भारतीय सदस्य थे। तो टोटल 8 जो है इसमें सदस्य थे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हंटर आयोग एक शिक्षा से संबंधित है, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, वो आपका जो है वो अलग है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की कि ABCD में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महात्मा गांधी जो है वो जुलाई 1946 जो कि प्रश्न में आपका दिया हुआ है, इसमें स्थापित संविधान सभा के सदस्य जो है वो नहीं थे। प्रश्न में क्या पूछा गया है? नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, विलायत अली ने, शेख अब्दुल्ला ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिहार पूछा जाए या पटना पूछा जाए, उसमें वहाबी आंदोलन जो है उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी विलायत अली जो है वो सही हो जाएगा। विलायत अली के अलावा एक और नाम देखने को मिलता है इनायत अली। तो दोनों का ही नाम आपको अधिकतर ऑप्शन में देखने को जो है वो मिलता है। पटना या कह सकते हैं बिहार में जो वहाबी आंदोलन है उसके प्रमुख नेता के रूप में जो है वो जाने जाते थे। और आपके मन में ये भी आ सकता है कि जो वहाबी आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया था? तो सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए, या मुस्लिम जो हैं उन पर पड़ने वाला जो पाश्चात्य प्रभाव था इसका विरोध, उसके लिए, भारत में ब्रिटिश जो सत्ता है उसकी समाप्ति के लिए। तो अनेक जो है इसके जो है वो कारण थे। अगला प्रश्न देखते हैं छठा, कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान क्या प्रतिबंधित था? सैन्य हथियारों की खरीद, विशेष गुलामों की खरीद, करों की वसूली या रईसों द्वारा शासकों के लिए सम्मान। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपका यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विशेष गुलामों की खरीद। तो जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उनके शासनकाल के दौरान यदि बात करें तो दीवाने बंदगान सैन्य उद्देश्य के लिए जो गुलाम है उनको खरीदने की एक प्रणाली थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रणाली के तहत आप जो है वो खरीद सकते हैं, पर ऐसे जो है वो प्रतिबंधित था। तो नाम क्या था उसका? नाम उस प्रणाली का था दीवान ए बंदगान। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दीवान ए बंदगान, ये जो है प्रणाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, 1916, 1922, 1919 या 1929। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 1929 जो है वो सही हो जाएगा। तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 31 दिसंबर 1929। तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस जो है उसके लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित करके भारत के लिए जो प्रश्न पूछा गया है पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग जो है वो की गई थी। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा दिया था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया था ये किसका कथन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को
लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। प्रश्न आठवां कह रहा है कि जोरास्टर कौन था? एक बौद्ध भिक्षु, एक जैन, एक वैदिक दार्शनिक या एक ईरानी नबी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ईरानी नबी जो है वो हो जाएगा। जोरास्टर आपके जो है ये पारसी जो धर्म था उसके जो है वो संस्थापक थे। पारसी धर्म। और क्षेत्र की बात करें कि कहाँ से बिलोंग करते थे तो ये ईरानी पठार के पूर्वी भाग जो है उसमें रहते थे। तो यही आपका एक ईरानी नबी जो है वो ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न नवा कि भारत के विभाजन को टालने को अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। चार ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, श्री राजगोपालचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा कि भारत के विभाजन को टालने को अंतिम अवसर कब समाप्त या किस कारण जो है वो समाप्त हो गया था। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। मुस्लिम लीग जो थी उसने पहले तो 6 जून 1946 को कैबिनेट जो मिशन थी योजना उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद यानी कि 29 जुलाई 1946 को जो ये स्वीकृति थी उन्होंने ये अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। और पाकिस्तान को प्राप्ति के लिए जो सीधी कार्यवाही है उसका सहारा लेने के लिए जो मुसलमान थे उनका आह्वान किया था। और इसी के साथ आप कह सकते हैं जो भारत विभाजन था उसको टालने का जो अंतिम अवसर आपका प्रश्न में पूछा गया है समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि गर्भगृह आवास के शीर्ष पर बनाया गया टावर जो है वो क्या कहलाता है? मीनार कहलाता है, गुंबद कहलाता है, शिखर कहलाता है या टीला कहलाता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी शिखर जो है वो सही हो जाएगा। तो गर्भ जो ग्रह है यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया ये आपका जो हिंदू मंदिर है उसका एक पवित्र स्थान होता है जहां पर देव मूर्ति कह सकते हैं स्थापित होती है। और गर्भगृह आवास के शीर्ष पर जो बनाया गया टावर है वो आपका शिखर जो है वो कहलाता है। ये आपका प्रश्न में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जयपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है यहीं से कि खारे पानी की भारत की विशालतम झील जो है वो कौन सी है? तो आपकी सांभर झील जो कि आपका यहाँ प्रश्न में पूछा गया यही जो है वो होती है। और इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 230 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा। और ये स्थित कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है जो कि आपको ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इसके निकट पश्चिम भाग जो है उसमें जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा ईरानी शासक 1739 में आकर दिल्ली शहर को तहस नहस करते हुए लूट ले गया था? आदिल शाह, अहमद शाह अब्दाली, आसफ जाह या नादिर शाह। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नादिर शाह जो है वो सही हो जाएगा। तो 18वीं जो सदी है उसके मध्य की यदि बात करें तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें आर्थिक और साथ ही साथ राजनीतिक संकट जो है वो छाया हुआ था। और इसी
कारण जो ईरानी शासक था, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, ईरानी शासक जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह जो है इसने 1739 में जो दिल्ली शहर है इसको तहस नहस करते हुए जो है वो लूट लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 13। विश्व वन क्षेत्र में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसून वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन जो है आपका सही हो जाएगा। इसी को हम कोड़धारी वन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न में अधिकतर आपको कोड़धारी वन लिखा देखने को मिलता है। और इसका विस्तार यदि बात करें तो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के जो उत्तरी भाग है उनमें पाया जाता है। और उसके साथ साथ साइबेरिया में जो वन है उनको टैग वन जो है वो कहते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। किसी भी समाज के बहुसंख्यक गलत तरीके से एक प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक अल्पसंख्यकों पर अपनी नीतियों और कानूनों को लागू कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। उदारवाद, राजशाही, फांसीवाद या अत्याचार। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी अत्याचार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको हम प्रश्न के नजरिए से कहें तो कह सकते हैं अत्याचार एक प्रक्रिया जिसमें किसी भी समाज के जो बहुमत वाले लोग होते हैं वे गलत तरीके से राजनीतिक अल्पमत वाले लोगों पर अपनी जो नीतियां हैं, कानून है, उसको लागू कर सकते हैं। और यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। नंदा देवी चोटी जो है वो है असम हिमालय का भाग, कुमाऊं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का भाग। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय का भाग। तो नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का जो है वो भाग है। और ये जो है हिमालय, सतलुज व काली नदी के मध्य 30 किलोमीटर की लंबाई में जो है वो विस्तृत है या कह सकते हैं फैली हुई है। अगला देखते हैं प्रश्न 16वां। भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या वीडी सावरकर। इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है, मैंने आपको सारी चीजें बताई भी थी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया? भारत में होम रूल आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया? चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट जो है वो सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ने भारत में जो है वो होम रूल जो आंदोलन है वो शुरू किया था और ये आपका 1916 के आयरिश विद्रोह से जो है वो प्रेरित था। इससे पहले प्रश्न एक आया था होम रूल आंदोलन, यानी कि इस वीडियो में नहीं, इससे पहले के जो मैं पार्ट करा रहा हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि होम रूल आंदोलन संस्थापक या स्थापना किसने की थी वो आपसे पूछा जाए तब आपका बाल गंगाधर तिलक जो है वो सही हो जाएगा। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो की थी। कहाँ की थी? बेलगांव में। तो ये दोनों नाम में जो है कंफ्यूज ना होइएगा। और ये भी आप कह सकते हैं दोनों का संयुक्त रूप से इसमें जो है वो प्रमुख योगदान था। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 18। नृभुगोल के अंतर्गत आता है अलग अलग मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलू,
पिछले समय के भूगोल, पृथ्वी पर मानव समुदायों का वितरण या जनसंख्या के विभिन्न पहलू। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नृभूगोल लिखा हुआ है, नृभूगोल अलग अलग इस टाइप से तोड़ के भी आप समझ सकते हैं। तो ये पृथ्वी पर जो भौगोलिक वातावरण है उससे संबंधित जो मानव समुदाय है उसके वितरण पर जो है वो आधारित है। तो यही आपका कह सकते हैं पृथ्वी पर मानव समुदाय जो है इसका वितरण जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूँ। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली आपको प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे मिलते रहें। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न क्या है? परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा कह रहा है परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तीसरा कह रहा है कि परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। और चौथा कह रहा है कि परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अब आपको बताना है कि कथन इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला दूसरा, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों। आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। परतदार चट्टानों के संबंध में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपके चारों ही यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है, तो आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो परतदार चट्टानों के संबंध में जितने भी यहाँ पर कथन आप देख पा रहे हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, तो ये चारों ही आपके इसके संबंध में सही हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि महाभाष्य के लेखक जो है वो कौन है। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी वज्रमित्र, ऑप्शन डी देवभूति। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।